एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहां पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 12 में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे निकाला जाता है ये समझा था। उसमें हमने कुछ केसेस समझे थे, 5 केसेस समझ लिए थे। ठीक है, 2 केसेस और रह गए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, उसको और समझ लो। 5 केसेस मैंने बता दिए थे पहले पार्ट 12 में, है ना। उसके फॉर्मूले थे, वो आपको याद करने को बोला था मैंने आपको। 2 केसेस थे जो उस वीडियो में छूट गए थे, तो वो मैं इसमें कवर कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो केस 6, क्योंकि 5 पहले वीडियो में हो चुके हैं। केस 6 क्या कहता है? इफ़ Q इज़ a function of x, then अगर q x का फंक्शन है, ठीक है, तो नॉर्मली आपको एक चीज़ याद रखनी है। अगर आपकी ये वाली फॉर्म बन रही है, जैसे 1/d माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई भी कांस्टेंट है, इंटू q, जिसमें q x का फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? e की पावर अल्फ़ा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फ़ा x q dx। ठीक है, एक दूसरी फॉर्म अगर आपका बन रहा है क्या? 1/d प्लस अल्फ़ा इंटू क्यू, वेयर q इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो आपका जो इसको सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है e की पावर माइनस अल्फ़ा x इंटीग्रेशन e की पावर अल्फ़ा x q dx। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है, याद रखना है। अगर ऐसा कि कुछ केस बन रहा है कि 1/d माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 1/d माइनस 2, d माइनस 4, और q कोई भी x का फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, और इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन गिवन है आपको डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अब आपको। तो पहले तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ किससे? एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ डी क्या निकल कर आएगा? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्यू बराबर क्या निकल कर आएगा? सेक ए एक्स, यही आएगा। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड तो हमने कोई केस पढ़ा ही नहीं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन ए एक्स का पढ़ा था, कॉज ए एक्स का पढ़ा था। ठीक है, सेक ए एक्स का तो कोई रूल पढ़ा ही नहीं था। अगर आप इसे कॉज में भी चेंज कर दोगे तो ये 1/cos हो जाएगा, ऐसा भी कोई केस नहीं पढ़ा। तो हम इसमें यही वाला केस जो अभी लगाया हमने, अभी दिखाया, इसी को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? पहले जो आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, पहले क्या करते हैं? पहले अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ डी इंटू क्यू, यही होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आएगा? 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स। ठीक है, अब मैं ये 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो एग्ज़ाम में आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके डायरेक्ट लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर अलग से करके दिखा रही हूँ। मैं दूसरे पेन का यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन पेन का। ग्रीन पेन वाला आपको रफली करके देखना है। ठीक है, जिसको नहीं पता पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, 1/, देखो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 अगर मैं कर दूँ तो यहाँ से आपका क्या आएगा? डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई? ए आयोटा
और माइनस ए आयोटा, यानी कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लस ए आयोटा और डी माइनस ए आयोटा बराबर 0। तो मैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा। केवल मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया उसकी, पार्शियल फ्रैक्शन तो अभी किया ही नहीं है, सॉरी, केवल इसको उसके वो फैक्टर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है आपका 1 डी प्लस ए आयोटा और डी माइनस ए आयोटा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ए अपॉन डी प्लस ए आयोटा प्लस बी अपॉन डी माइनस ए आयोटा, यही होगा। अब सॉल्व करो ज़रा ऐसे थोड़ा सा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 1 डी प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा बराबर, अब इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, डी प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू डी माइनस ए आयोटा प्लस बी इंटू बी में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी प्लस ए आयोटा का। अब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू ए डी माइनस ए आयोटा प्लस बी डी प्लस बी ए आयोटा, यही आएगा। अब अगर आप कंपेयर या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और आगे आ रहा है आपका बी ए आयोटा माइनस ए आयोटा। अब अगर आप कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी बराबर तो 0 हो गया, क्योंकि ये डी वाली टर्म है, यहाँ पर कहीं भी डी वाली टर्म नहीं है, तो ए प्लस बी बराबर 0। और दूसरा बी ए आयोटा माइनस ए आयोटा, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई पूरी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 1, तो ये इक्वल हो गया 1 के, तो यहाँ से आपका ए बराबर क्या आएगा, माइनस बी, इसमें से ए आयोटा कॉमन ले लो, ये बचेगा क्या, बी माइनस ए बराबर 1, ए आयोटा बी माइनस ए की वैल्यू पुट करनी है तो ये बी प्लस बी हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि माइनस ए की वैल्यू माइनस बी रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो अभी आगे क्या आएगा, ए आयोटा इंटू 2b बराबर 1, यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा, 1/2a आयोटा। अगर b की वैल्यू 2a आयोटा है तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2a आयोटा। अब a और b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, किधर, ये इस वाले इस केस में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/d प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, a/d प्लस ए आयोटा था तो माइनस 1/2a आयोटा इंटू डी प्लस ए आयोटा प्लस b की वैल्यू क्या है, 1/2a आयोटा इंटू ये हो जाएगा d माइनस ए आयोटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब उसके बाद इसमें से 1/2a आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/d प्लस ए आयोटा इंटू प्लस 1/d माइनस ए आयोटा, यही बचेगा। अब इसी पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, कहाँ पे, ये जो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, क्योंकि 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तो वैल्यू निकल के आई थी, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक ए एक्स। क्या था पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स।
अब ये 1/d² प्लस a² की तो वैल्यू आई है, ये जो ऊपर निकल के आई है, तो इसी को पुट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2a आयोटा माइनस 1/d प्लस a आयोटा प्लस 1/d माइनस a आयोटा, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास sec ax, ये हो गया। अब इसे और सॉल्व करो, तो पहले दोनों में sec ax का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2a आयोटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस को भी कॉमन ले लो, भले माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/d प्लस a आयोटा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका sec ax का, और ये बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, d माइनस a आयोटा इंटू sec ax। अब ये आपकी वही फॉर्म बन गई ना 1/d प्लस a क्यू। अब इसको उस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, तो माइनस 1/2a आयोटा, वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/d प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या था e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, माइनस a आयोटा x हो जाएगा ये, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू पूरी a आयोटा है, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर a आयोटा x इंटू में q भी आता है, तो ये हो जाएगा sec ax dx, ठीक है, माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी e की पावर a आयोटा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस a आयोटा x sec ax dx, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट मत कर देना सेम डिजिट समझ के, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर प्लस a आयोटा x है और यहाँ पर माइनस a आयोटा x है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई वाले मेथड से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई वाले मेथड से सॉल्व करने से पहले ना हम एक काम कर सकते हैं, क्या कि जैसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं किसको, पहले ये इतनी टर्म ले रही हूँ मैं, इस वाली टर्म e की पावर a आयोटा x sec ax dx, ये दे रखा है मुझे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है अच्छे से, हालांकि हम उस फॉर्मूले को जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट कवर करेंगे तब भी पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका कि e की पावर आयोटा x बराबर क्या होता है cos x प्लस आयोटा साइन x, ठीक है। तो e की पावर a आयोटा x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos ax प्लस आयोटा साइन ax लिख सकते हैं, और sec ax को क्या लिख दूँ मैं, उसको cos में कन्वर्ट कर देती हूँ 1/cos ax इंटीग्रेशन dx, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद अब ये जो cos ax है इसका अंदर अलग अलग डिवाइड लगा दूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस आयोटा tan ax dx हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, करते हैं तो उसको सॉल्व, इंटीग्रेशन 1 प्लस आयोटा tan ax dx, क्या आया हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस आयोटा tan ax dx। अब इसको खोल दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस आयोटा इंटीग्रेशन tan ax dx। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस आयोटा, tan ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, ax है तो एक तो अपॉन में a आ जाएगा, और tan ax का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग cos ax, माइनस लॉग cos x होता है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या x माइनस को मैंने बाहर ले लिया आयोटा अपॉन a लॉग cos ax, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, ये वैल्यू आई है आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर आयोटा ax sec ax dx की, ठीक है। तो अब ज़रा देखो अपना पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने किया हुआ है अभी,
हमारे पास ये वाली वैल्यू जो थी ये तो सॉल्व होके आ गई। अब एक इसको और सॉल्व करके रख लेते हैं, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं तो इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, e की पावर माइनस ए आयोटा एक्स सेक ए एक्स डी एक्स। एक ये वाला है, इसको 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स, ठीक है। सेम ऐसी वैल्यू फाइंड होगी, इसकी भी आप खुद फाइंड करना है इस वैल्यू को। ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या आएगी, बस x, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब ये वाली चीज़ जो है चाहो तो आप फेयर करके दिखा दो जो आपका आंसर है, चाहो तो रफली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी उसको मैं लिख देती हूँ। इक्वेशन 1 आई थी हमारी ये वाली जो है इक्वेशन 1 माइनस 1 अपॉन 2 ए आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, इस वाली इक्वेशन को लिखना है तो उसको लिख लेते हैं, यहीं से मैं कॉपी कर लेती हूँ उसको। ये अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 ए आयोटा ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई थी निकल के, आप अपनी कॉपी में चेक करो, इसकी वैल्यू आई थी निकल के क्या, x माइनस आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस एक्स, यही आई थी। माइनस ई की पावर ए आयोटा एक्स, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई थी, x प्लस आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस एक्स, ये आई थी। अब उसके बाद आगे सॉल्व करो इसको, आगे सॉल्व करोगे तो रहना तो यही है, बस यही, और कितना ही सॉल्व हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कॉमन आ जाएगा इसमें से, लेकिन आप यहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो गई, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मेन चीज़ थी फॉर्मूले को पुट करना कि अगर आपका 1 अपॉन डी माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू या फिर 1 अपॉन डी प्लस अल्फ़ा इंटू क्यू ये वाली टर्म बन रही है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, किस फॉर्मूले से, ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स क्यू डी एक्स, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स बाहर आ जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। क्लियर हुआ ये केस, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में। नेक्स्ट उसके बाद आगे आते हैं, एक केस और रह गया था हमारा केस 7, उसको और देखते हैं। नोट डाउन करो केस 7। केस 7 क्या कहता है, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q is equal to x into v where v is a function of x। अगर ये केस बन रहा है q बराबर एक्स वी वाला, तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, यही होती है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, x इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी। फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना है। अगर आपका क्यू बराबर एक्स वी की फॉर्म में है तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी का
होल स्क्वायर इंटू वी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ज़रा देखो, ये बन रहा है ना आपका q बराबर x इंटू वी, बन रही है ना फॉर्म वही वाली, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू से। एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो आपके पास एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस 9, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक्स वी होता है ना, क्यू बराबर आपका क्या था इस केस में, एक्स इंटू वी था। तो इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास वी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर क्या होगा, 1/f ऑफ डी इंटू क्यू बराबर, फॉर्मूला क्या था हमारा, x इंटू 1/f ऑफ डी इंटू वी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी। वैल्यू पुट कर दो तो ये आपका हो जाएगा क्या, x इंटू 1/एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, माइनस एफ डैश डी क्या हो जाएगा, 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। बस अब आपने जितने भी पुराने केसेस पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको उसको सॉल्व करना है ना। अब जब साइन एक्स होता है, ऐसे फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करो तो ये आपका हो जाएगा x इंटू 1/, डी की जगह आ गया -1 प्लस 9 इंटू साइन एक्स। ये पहले केसेस से लिख रही हूँ मैं, याद है ना, पुराने केसेस पढ़े थे उसमें साइन एक्स वाला केस है ये, -2d इंटू ये क्या हो जाएगा, 1/-1 प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, x साइन एक्स अपॉन 8 माइनस 2d साइन एक्स अपॉन 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब तो ये हो ही गया सॉल्व। ये क्या आ गया आपका, x साइन एक्स अपॉन 8 माइनस 2/64 बाहर आ गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज एक्स होता है ना। ये 2 से 64 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन एक्स अपॉन 8 माइनस 1/32 कॉज एक्स। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा जितने भी पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए केसेस थे वो सारे केसेस ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब जिसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, मतलब पहले हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसको ऐड करके लिख देंगे, तो वो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है सॉल्व y ट्रिपल डैश माइनस आयोटा y डबल डैश प्लस y डैश माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 1995 के PYQ में आ चुका है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा हो यार ये तो बड़े पुराने क्वेश्चन है, 1995 का क्वेश्चन है, तो ऐसे सोचने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैथ है, ठीक है, पूरा स्टैटिक पार्ट है, इसमें कुछ भी डायनेमिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ करंट अफेयर की तरह इसमें भी नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो PYQ तो बहुत ही मस्ट अच्छे से आने चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो होगा ही नहीं, है ना। होमोजीनियस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं होता, केवल क्या होता है वो, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, होमोजीनियस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो गया, d3y अपॉन dx3 माइनस आयूटा, इसका मतलब क्या हो गया, d2y अपॉन dx2 प्लस ये हो गया क्या, dy अपॉन dx माइनस आयूटा y बराबर ज़ीरो। ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, d3y माइनस आयूटा d2y प्लस dy माइनस आयूटा y बराबर ज़ीरो, लिख सकती हूँ ऐसे। अब इसमें से y कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, d क्यूब माइनस आयूटा d स्क्वायर प्लस d माइनस आयूटा इंटू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। याद है, भूल गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। जिसको नहीं याद है वीडियो को अभी बंद करो और जाके रिवाइज करके आओ पहले। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम क्यूब माइनस आयोटा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस आयोटा बराबर ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, एम रख देंगे। अब देखो, इसमें से एम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आपका हो गया एम माइनस आयोटा, प्लस इसमें से वन कॉमन ले लो, ये हो गया एम माइनस आयोटा बराबर ज़ीरो, यानी कि एम स्क्वायर प्लस वन और एम माइनस आयोटा बराबर ज़ीरो। अब एम स्क्वायर प्लस वन करोगे तो यहाँ से आपकी एम की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एम स्क्वायर बराबर माइनस वन, यानी कि आयोटा और माइनस आयोटा निकल कर आएगी, और एम माइनस आयोटा बराबर ज़ीरो करोगे तो आयोटा निकल कर आएगी। तो ये आपके ये रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब दो रूट्स तो सेम आ रहे हैं, और वो भी किस में आ रहे हैं, अच्छा मैं इसको, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा वाली, ठीक है ना, जिसमें आयोटा बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो है। मतलब मैं ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, ज़ीरो प्लस आयोटा, ज़ीरो माइनस आयोटा और ज़ीरो प्लस आयोटा, लिख सकती हूँ ना ऐसे। तो दो रूट एक जैसे आ रहे हैं। अब इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, y इज़ इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स ए प्लस, दो रूट एक जैसे है ना, तो a प्लस बी एक्स कॉज एक्स। अब आगे भी c प्लस डी एक्स होता है, लेकिन देखो इसमें ये वाला रूट रिपीट नहीं हो रहा, तो हम आगे केवल क्या लिखेंगे, c ही लिखेंगे, साइन कॉस बीटा एक्स होता है, यहाँ पर x नहीं होता, कॉस बीटा एक्स प्लस c साइन बीटा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ये आपका हो जाएगा क्या, y इज़ इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो हो गया ये, और ये है a प्लस बी एक्स, बीटा की वैल्यू क्या है वन, कॉज एक्स प्लस c साइन एक्स, बीटा की वैल्यू वन हो गई। अब e की पावर ज़ीरो, किसी की भी पावर ज़ीरो होती है तो वो वैल्यू वन हो जाती है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस c साइन एक्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला है केवल, लेकिन जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें हमारी q की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और जब q की वैल्यू 0 होती है तो उसमें केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 24x cos x। अब इसमें आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन है, गिवन द इनिशियल कंडीशंस x is equal to 0, y is equal to 0, dy is equal to 0, d2y is equal to 0 and d3y is equal to 12। अब कुछ बच्चे इन वैल्यूज़ को देख के घबरा जाएंगे। भाई कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये वैल्यूज़ आपको दे रखी है क्योंकि जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे उसमें कांस्टेंट आते हैं, तो उनकी कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका 1997 में भी आया है और 2001 में भी आया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हमको इक्वेशन क्या गिवन है, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 24x cos x, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। अच्छा, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एफ ऑफ डी बराबर क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्यू बराबर क्या है 24x cos x। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या निकल कर आएगी यहाँ पर, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, ऐसे बराबर 0, यानी कि आपके पास m की वैल्यू आ गई आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, यानी कि आपके पास m की 4 वैल्यू हो गई। एक तो हो गई 0 प्लस आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा। तो अब a प्लस आयोटा भी रूट्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा x a प्लस बी एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c प्लस डी एक्स साइन बीटा एक्स। इसमें पूरा c प्लस डी एक्स भी लेंगे, क्यों, क्योंकि अब आपका a प्लस आयोटा b भी रिपीट हो रहा है और a माइनस आयोटा b भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करो तो y बराबर ई की पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इंटू a प्लस बी एक्स कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो ये कॉस x बचेगा, प्लस c प्लस डी एक्स साइन बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी क्या बचेगा साइन x बचेगा। e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो y बराबर क्या आ गया आपका a प्लस बी एक्स कॉस एक्स प्लस c प्लस डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पर a b c और d क्या है हमारे कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल कर आ गया। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू, यानी कि आपका हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्या दे रखा है क्वेश्चन में
एफ ऑफ डी गिवन है डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्यू है 24x cos x। डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 24x cos x। 24 बाहर ले लो। तो अब ये समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कौन सा केस बनेगा? डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स cos x। आ गया समझ में। पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस बन रहा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, लेकिन एक चीज़ करते हैं हम, क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि आपका e की पावर आयोटा x बराबर क्या होता है? cos x प्लस आयोटा साइन x। यही तो है, कोई दिक्कत है? तो मैं cos x क्या है इसका? रियल पार्ट है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रियल पार्ट किसका? रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। और इसको क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, क्योंकि ये e की पावर आयोटा x की तो वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर यही करने वाली हूँ, ये जो cos x है इसकी जगह मैं रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x लिख सकती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या? 24 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख दिया? रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इसको सॉल्व करना है तो रियल पार्ट को बाहर ले आओ, क्योंकि भाई वो पूरे का मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी तो वो रियल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आयोटा नहीं आ रहा है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 24 इंटू रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स ई की पावर आयोटा एक्स। ठीक है, लिख सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत? अब जब ये वाला केस बनता है तो हम क्या करते हैं? ई की पावर आयोटा एक्स को तो बाहर ले लेते हैं, इंटू 1 अपॉन डी की जगह क्या पुट करते हैं? डी प्लस ए करते हैं ना। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा? डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1। डी की जगह क्या पुट कर दिया? डी प्लस आयोटा। और इसका भी क्या चल रहा है? होल स्क्वायर चल रहा है, इंटू एक्स। और ये पूरा क्या है? रियल पार्ट है इसका। ठीक है, एक चीज़ या मैं लिख ही देती हूँ उसको हटाकर, क्या कि रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इंटू 1 अपॉन डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा क्या? 24 रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, ये क्या हो जाएगा नीचे? डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, यही बचेगा। अब क्या करते हैं इसके लिए? आपको टर्म बनानी पड़ेगी, कौन सी? 1 प्लस एफ ऑफ डी वाली। तो 24 इंटू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, इसमें से आप कॉमन लोगे तो आपका कॉमन आएगा 2 आयोटा डी कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 आयोटा डी का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, यानी कि ये कॉमन क्या आ जाएगा? 4 आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यही बचेगा। डी स्क्वायर भी नहीं बचेगा, केवल डी बचेगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इंटू एक्स। ये हो गया बराबर 24। ये क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन, देखो 4
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -4d² लिख सकती हूँ, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + d/2 आयोटा की पावर -2 × x। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलना है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद है ना, 1 + x की होल पावर -2 क्या होता है, 1 - x, पहले खुद बोलो, जल्दी बताओ क्या था, 1 - x, आगे प्लस, आगे जल्दी बताओ, 3x² था ये, वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा 24 × रियल पार्ट ऑफ e⁻∗x अपॉन -4d², इसको खोलोगे x आ रहा है यहाँ पर, तो d² वाली टर्म तो लेनी ही नहीं है, तो 1 - d/i, आगे d² आएगा, यहीं छोड़ देते हैं इसको, x हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि d² लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि d² डबल डिफ्रेंशिएशन x का 0 हो जाएगा, तो 24 ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ माइनस, ये माइनस को मैं ऊपर ले लेती हूँ, e⁻∗x अपॉन 4d² इंटू x आ गया -d/i। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। नेक्स्ट अब आगे आते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, 24 × रियल पार्ट ऑफ -e⁻∗x अपॉन 4d² इंटू x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, तो x माइनस आयोटा 1/i, ये आ गया, ठीक है। आगे 24 रियल पार्ट ऑफ, देखो -e⁻∗x अपॉन 4 तो अलग आ गया, ये क्या हो जाएगा 1/d² इंटू x माइनस 1/i। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अब इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना है, 1/d इंटीग्रेशन होता है ना, ध्यान आ रहा है, आ रहा है ना, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो करते हैं। अब क्या होगा इंटीग्रेट में, ये हो जाएगा 24 × रियल पार्ट ऑफ e⁻∗x अपॉन 4, क्या 24 × रियल पार्ट ऑफ e⁻∗x अपॉन 4 इंटू में क्या था 1/d², x माइनस 1/i। अब इसे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 24 रियल पार्ट ऑफ e⁻∗x अपॉन 4, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो x का 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x³/6 आएगा, क्योंकि भाई x है, एक बार इंटीग्रेशन किया तो क्या आया x²/2, फिर x²/2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ गया, x² का हो गया x³/3, यानी कि x³/6 आ गया ना, तो ये लिख दिया। उसके बाद 1/i तो कांस्टेंट है, -1/i, 1 का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या इंटीग्रेशन, सॉरी, x²/2, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और चल रहा था यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा क्या 24 × रियल पार्ट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस को मैं बाहर ले जाती हूँ इस वाले को, और अंदर क्या बचेगा e⁻∗x
इसको अंदर ले जाओ, 4 को भी आप बाहर ही ले जाओ मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर जाके क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, तो ये अपॉन में 4 हो गया, और यहाँ क्या बचा, एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा, यही आएगा। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत? अब उसके बाद -24 अपॉन 4, या इसको सीधे सीधे लिख देते हैं क्या, -6 इंटू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स क्या था, कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, आगे -6 रियल पार्ट ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो इसका अंदर, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 6 कॉज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा कॉज एक्स, फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 6 साइन एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 6 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2, यही आएगा, -6 -6 रियल पार्ट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 6 कॉज एक्स। अब इसमें देखो मैं आयोटा का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए ना, आयोटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा का नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस को इधर लेकर आओगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स अपॉन, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स अपॉन 2 आयोटा प्लस, ये भी आयोटा वाली टर्म है, एक्स क्यूब अपॉन 6 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2, ये है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -6। अब इसका रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट एक तो आपका कौन सा है, ये वाला जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, ये रियल पार्ट नहीं है, ये भी रियल पार्ट नहीं है, एक ये वाला रियल पार्ट है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 6 कॉज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2, तो ये हमारा निकल कर आ गया क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत? अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करोगे, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपके पास y बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यानी कि y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारा क्या निकल कर आया था a प्लस बी एक्स, कॉपी में चेक करो अपनी में, कॉज एक्स प्लस c प्लस डी एक्स साइन एक्स, यही आया था निकल के, और साथ में चल रहा है हमारा -6 एक्स क्यूब कॉज एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2, ये हमारा आया था पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। हालांकि हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें कुछ इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी। ठीक है, तो पहली कंडीशन एक थी हमारे पास x बराबर 0 तो y बराबर 0। ठीक है,
इसको इसमें पुट करते हैं, ज़रा इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। आप इसमें पुट करो ये वाली चीज़ को, y की जगह 0 आ गया, a प्लस ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि a cos 0 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा c sin 0, और ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, 0 बराबर, अब a cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये a हो गया, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि आपके पास a की वैल्यू आ गई, a बराबर क्या है हमारा 0। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, x बराबर 0, y बराबर 0 और dy बराबर भी 0, ये दे रखा था। लेकिन उसके लिए आपको पहले डिफरेंशिएशन ऑफ y फाइंड करना पड़ेगा। तो d ऑफ y दे रखा है, इक्वेशन 1 से इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आएगा, a प्लस बी एक्स को ऐसे ही रहने दो, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का sin x हो गया, फिर cos x को ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा b cos x प्लस ये हो जाएगा c प्लस डी एक्स cos x प्लस d sin x प्लस 4x क्यूब sin x प्लस 24x सॉरी एक से प्लस d sin x आ रहा था ना हमारा, यहाँ तक तो हो गया था। ये आपका हो जाएगा माइनस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर cos x प्लस x क्यूब sin x। ये हो जाएगा क्या, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा प्लस 12x sin x और प्लस 3x स्क्वायर cos x। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, x की जगह 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है और dy बराबर 0, dy 0 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस a sin 0 प्लस b cos 0 प्लस c cos 0 प्लस d sin 0, बाकी तो ये सारी टर्म में 0 हो गई क्योंकि x की जगह 0 रखोगे, मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा निकल के, ये 0 इज़ इक्वल टू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये b प्लस सी बराबर 0 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। अब तीसरा आपको क्या दे रखा था, x बराबर 0, y बराबर 0, d2y बराबर 0। तो ये जो आपका dy आया है, इसे d2y निकाल के 0 के इक्वल करोगे तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देती हूँ। यहाँ पर आपकी जब आप इसको इक्वल करोगे 0 के, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बनेगी माइनस a प्लस 2d बराबर 0, ये वैल्यू पुट करने पर। और एक वैल्यू और गिवन थी आपको, क्या गिवन थी कि x बराबर 0, y बराबर 0, तो जो आपको वो दे रखा था, क्या दे रखा था, d3y की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन, d3y बराबर दे रखा था 12। जब आप इसको पुट करोगे तो आपका निकल कर आएगा यहाँ से, जब इक्वेशन बनाओगे तो आपका आएगा 12 इज़ इक्वल टू माइनस 3b माइनस सी। ये आप खुद निकालोगे, ठीक है। अब इनमें से इक्वेशन निकालनी है, तो देखो इस वाली इक्वेशन से आपका आ जाएगा b बराबर माइनस सी, इसमें पुट कर दो तो ये आपका हो गया 12 इज़ इक्वल टू माइनस 3b प्लस b, यानी कि b बराबर क्या आ गया, माइनस 6 आ गया, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इससे, b बराबर माइनस सी से, ठीक है। और उसके बाद a की वैल्यू पहले 0 आई गई थी, तो यहाँ से d की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो अब आपके पास आ गया a बराबर 0, b बराबर क्या आया है, b बराबर आया है माइनस 6, c बराबर आया है 6 और d बराबर आया है 0। अब कुछ नहीं करना, इन चारों वैल्यूज़ को आपका जो ऊपर जनरल सॉल्यूशन आया था निकल के, ये जो इक्वेशन बनाई थी, इसमें पुट कर देंगे। ये आई थी ना इक्वेशन 1, इसमें पुट करना है।
इसमें जब आप पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा y बराबर, a की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, b की वैल्यू क्या आई थी, -6। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा -6x cos x प्लस 6 sin x। ये 6 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये -x³ cos x प्लस 3x² sin x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होती तो हमारा यही आंसर होता। इनिशियल कंडीशन गिवन है तो केवल आपको कुछ नहीं करना, ए बी सी डी इनकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d² - 1 इंटू y बराबर 1 विच vanishes y is equal to 0 when x is equal to 0 and tends to a finite limit as x tending to -infinite and d stands for d/dx। ये गिवन क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें भी आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो करते हैं जल्दी से। इक्वेशन है d² - 1 इंटू वाई बराबर 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी यहाँ से, m² - 1 बराबर 0। तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, +1 -1। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y बराबर क्या निकलेगा, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x। यही आएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या होता है, 1/f(d) इंटू क्यू। अच्छा, क्यू क्या गिवन है हमें यहाँ पर, q1 गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/d² - 1 इंटू 1 को आप x की पावर 0 भी लिख सकते हो ना, तो x की पावर m वाले तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको फॉर्म बना लेती हूँ 1 - f(d) की। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये 1 - d² हो जाएगा इंटू 1। अब क्या करेंगे, -1 - d², इसको ऊपर ले जाओ, ये -1 हो गया इंटू 1। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से खोल दो उसको। क्या होता है, फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं पहले, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो। 1 - x की पावर -1 क्या होता है, 1 + x + x² + x³ प्लस एंड सो ऑन। वैल्यू पुट करो तो ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर -1 इंटू 1 + d² + d⁴ + 1। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये -1 ही रह जाएगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो नाउ जनरल सोल्यूशन आप फाइंड करोगे तो y बराबर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की वैल्यू क्या आई थी ऊपर, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x और पर्टिकुलर इंटीग्रल -1 है, ये हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं।
अब हमें क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन थी, ठीक है। देखो ज़रा क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x बराबर 0, पहली कंडीशन ये गिवन थी। तो पुट करते हैं यहाँ पर गिवन y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो पुट करो ज़रा। तो 0 इज इक्वल टू c1 e की पावर 0 प्लस, अच्छा एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर आप इस जगह पे e की पावर जो 0 होता है वो 0 होता है, 0 ही हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर 0 माइनस 1, यानी कि आपका इक्वेशन बन के आ गया e की पावर 0 1 हो गया, c1 प्लस c2 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि c1 प्लस c2 बराबर क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया, एक इक्वेशन ये बन गई। अगली कंडीशन आपको क्या गिवन थी कि टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, कि y की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है, फाइनाइट लिमिट आती है, कब, जब x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या दे रखा है, y टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलो y बराबर क्या दे रखा है आपको, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पर x की जगह माइनस इन्फिनिटी लिमिट पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है ना, लेकिन e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर आप यहाँ पे e की पावर माइनस x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा इनफाइनाइट फॉर्म ना बने। मल्टीप्लाई e की पावर x बोथ साइड, तो उससे क्या होगा, y e की पावर x बराबर ये हो जाएगा c1 e की पावर 2x, यहाँ केवल c2 बचेगा और यहाँ हो जाएगा e की पावर x। अब पुट करो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या निकल कर आएगी, y इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर c1 e की पावर माइनस 2 इन्फिनिटी प्लस c2 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा बराबर ये भी 0 हो जाएगा, c2 की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर c2 की वैल्यू 0 है तो ऊपर एक इक्वेशन बन रहा था क्या, c1 प्लस c2 बराबर 1, तो अब इसमें c1 प्लस 0, c2 की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका सॉल्यूशन आया था इसके अंदर c1 और c2 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा y बराबर c1 की वैल्यू क्या आई थी 1, तो ये e की पावर x हो गया, c2 की वैल्यू 0 हो गई थी तो ये ख़त्म -1, ये हमारा क्या हो गया आंसर है। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जो आपको खुद से करना है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, इफ़ d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस g/b इंटू x माइनस a बराबर 0, वेयर a, b and g are constant and x is equal to a dash and dx upon dt is equal to 0 when t is equal to 0, then show that x is equal to a plus a dash minus a इंटू cos g अपॉन b अंडर रूट टी। अब ये सॉल्व करना है, आंसर आपको दे रखा है, आंसर यही आएगा आपका सॉल्व होकर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक और क्वेश्चन देती हूँ।
ये पहला हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द इक्वेशन d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx²। ठीक है, ये दे रखा है और इसमें आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। क्या गिवन है? एक सेकेंड, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, गिवन दैट, आज मुझे ये थोड़ा पेन टैब दिक्कत दे रहा है। गिवन दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू d व्हेन x इज इक्वल टू d। ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर आपका इसका निकल के आएगा y इज इक्वल टू d प्लस ax² अपॉन 2 प्लस bx³ अपॉन 6 प्लस cx⁴ अपॉन 12। ठीक है, ये भी आपको खुद से सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कॉशी यूलर इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।